दोस्तों, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि धरती के साउथ पोल में मौजूद अंटार्कटिका दुनिया का वो कॉन्टिनेंट या फिर एक ऐसा हिस्सा है जहां पर ना तो कुदरत इंसान को पसंद करती है और ना ही इंसान कुदरत को। अब सवाल ये आता है कि इतनी ठंडी जगह पर ये इंसान रह कैसे पा रहे हैं। क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ रहना स्पेस में रहने से भी ज्यादा मुश्किल है, और कौन है वो लोग जो यहाँ रहते हैं, और ये लोग यहाँ रहते ही क्यों हैं, और आखिर कौन है इस महाद्वीप का मालिक। और अगर कोई एक देश इसका मालिक नहीं है तो क्या हम अंटार्कटिका की क्षमता को बर्बाद कर रहे हैं? चलिए आज सारे सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अंटार्कटिका इकलौता ऐसा महाद्वीप है जो देश नहीं है, जिसमें कोई सरकार नहीं है और ना ही कोई स्वदेशी आदिवासी सदियों से रह रहे हैं। सबसे स्पष्ट कारण में से एक ये है कि ये दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है। आपको बता दें कि यहाँ टेम्परेचर -79 डिग्री सेल्सियस नीचे तक जा सकता है। इसके अलावा ये पृथ्वी का सबसे तेज हवा वाला स्थान भी है। यहाँ पर 300 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से बर्फीले तूफान आते हैं और ये आपको अंधा कर सकते हैं। साथ ही में अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सूखा महाद्वीप है। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे रेगिस्तान माना जाता है। यहाँ लगभग 51 मिलीमीटर बारिश होती है और यहाँ तक कि जब बारिश होती है तो ये जमीन तक पहुँचने से पहले ही बर्फ में तब्दील हो जाती है। तो एक तरह से अंटार्कटिका पृथ्वी पर इकलौती ऐसी जगह है जहाँ इंसानों का बहुत कम या कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर के देशों ने अंटार्कटिका पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की है। फ्रांस अंटार्कटिका के किसी हिस्से पर दावा करता है तो नॉर्वे इसके किसी हिस्से पर दावा करता है। ऑस्ट्रेलिया दाहिनी ओर से पूरे हिस्से पर अपना दावा करता है। ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड जैसे देश अंटार्कटिका के दूसरे कई हिस्सों पर दावा करते हैं। तो क्या अंटार्कटिका वास्तव में इन देशों में डिवाइडेड है? चलिए आज आपको अंटार्कटिका से जुड़े सारे राजों के बारे में बताते हैं। चलिए शुरू से ही अपनी कहानी शुरू करते हैं। यह लगभग 350 ईस्वी पूर्व की बात होगी, जब ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल पृथ्वी को गोलाकार कहने वाले पहले लोगों में से थे। उस समय यूनानियों को उत्तर में आर्कटिक क्षेत्रों के बारे में पता था। उन्होंने इसका नाम आर्कटोस रखा था। आर्कटोस शब्द की उत्पत्ति भालू से हुई है। हम आकाश में जो तारामंडल देख सकते हैं उनमें से एक विशाल भालू का है। वे उस नक्षत्र से इंस्पायर थे और उन्होंने आर्कटिक क्षेत्र का नाम आर्कटोस रखा क्योंकि वे जानते थे कि पृथ्वी गोलाकार है। वे जानते थे कि उत्तर और दक्षिण मिरर इमेजेस की तरह हैं और उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इसलिए उन्होंने अननोन साउदर्न रीजन का नाम अंटार्कटोस रखा। इसका मतलब भालू की तरफ एंटागोनिज्म था और यहीं से अंटार्कटिका नाम पड़ा। 1890 के दशक में इंसानों ने पहली बार अंटार्कटिका पर कदम रखा था, लेकिन उससे सैकड़ों साल पहले अंटार्कटिका मैप्स पर दिखने लगा था। जब कई एक्सप्लोरर्स दुनिया भर में एक्सपीडिशन पर गए तो वे जानते थे कि अगर वे दुनिया के साउथ में गए तो वे किसी जमीन पर आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वास्तव में जमीन पर क्या है या जमीन कितनी बड़ी है। यही वजह है कि जब 1530 में फ्रांस के एक्सप्लोरर्स ने वर्ल्ड का मैप बनाया था तब उन्होंने अंटार्कटिका का मैप बनाया था। लगभग 200 साल बाद 1773 में ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जेम्स कुक अंटार्कटिका सर करके दक्षिण में जाने वाले पहले इंसान बने। वह अंटार्कटिका से लगभग 130 किलोमीटर दूर था जब उन्होंने अपने जहाज को घुमा दिया। भले ही उन्होंने अंटार्कटिका नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने उन आइसबर्ग्स को देखा था जिन पर रॉक डिपॉजिट थे। जब उन्होंने उन चट्टानों को देखा तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि टेरा ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अंटार्कटिका के बहुत करीब जाना इतना खतरनाक था कि उन्होंने फेमसली कहा था, मैं यहाँ कहने के लिए काफी बोल्ड हो सकता हूँ कि कोई भी आदमी कभी भी मेरी तुलना में आगे नहीं बढ़ पाएगा और जो जमीन दक्षिण की ओर है उसका पता कभी नहीं लगाया जाएगा। ये इतना निश्चित था कि कोई भी अंटार्कटिका तक नहीं पहुँच सकता था क्योंकि वो स्थान बहुत खतरनाक था। तेज हवाएं चल रही हैं और जहाज पर किसी भी क्षण आइसबर्ग से टकराने का खतरा है। लेकिन 150 साल बाद उनकी ये बात गलत साबित हुई। ये काफी विवादास्पद है। अंटार्कटिका पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन थे, क्योंकि कई लोग पहले व्यक्ति होने का दावा करते हैं। ब्रिटिश अमेरिकी कप्तान जॉन डेविस का मानना था कि वो ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे क्योंकि उनका जहाज खो गया था और वो अंटार्कटिका पहुंच गए थे। वैसे आपको बता दें कि पहली अनडिस्प्यूटेड लैंडिंग 1895 में हुई थी, जब एक नॉर्वेजियन जहाज जिसे अंटार्कटिक कहा जाता था उसके तट पर पहुंचा। इस जहाज के क्रू मेंबर के 6-7 सदस्य एक छोटी नाव में सवार होकर जमीन पर चले गए। नाव में एक नॉर्वेजियन कार्स्टन बोरच ग्रेविंग था, जिसका दावा है कि वो पहले नाव से उतरा और वो अंटार्कटिका पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। लेकिन न्यूजीलैंड का एक आदमी अलेक्जेंडर
इस नाव पर सवार होने का दावा करता है और नाव को स्टेबल रखने के लिए वह नाव से बाहर निकलने वाला पहला इंसान था। एक ही नाव के इन दो लोगों में इस बात को लेकर बहस हो गई कि अंटार्कटिका पर सबसे पहले कौन उतरेगा और कौन सबसे पहले कदम रखेगा। इसके बाद 1900 के पहले 20 सालों को अंटार्कटिका को हीरोइक एयर्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान कई अभियान चलाए गए, कई वैज्ञानिक खोजें हुई और हमें अंटार्कटिका के बारे में कई नई बातें पता चली। यह पहली बार था जब हमें पता चला कि इस महाद्वीप पर पौधे उग रहे हैं। आपको बता दें कि अंटार्कटिका में मांस उगते पाए गए। एक हीरोइक एयर के बाद अंटार्कटिका का औपनिवेशिक काल आया, जब कई देशों ने अंटार्कटिका पर दावा करने की कोशिश की थी। 1908 से 1942 के बीच इस महाद्वीप पर 7 देशों ने अपना अधिकार जताया, जो थे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम। उनके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, स्वीडन, बेल्जियम और जर्मनी के देश भी थे, जो बिना किसी क्षेत्र का दावा किए अंटार्कटिका पर नए अभियान चला रहे थे। हिटलर के शासन के दौरान 1939 में एक जर्मन अंटार्कटिक अभियान चलाया गया, जिसमें उन्होंने अंटार्कटिक के कुछ क्षेत्रों की तस्वीरें लेने के लिए हवाई जहाज में उड़ान भरी। उन्होंने यह दावा करते हुए धातु के नाजी स्वस्तिक भी गिराए कि जिन क्षेत्रों में स्वास्तिक गिराए गए थे वे नाजी जर्मनी के कंट्रोल में थे। आश्चर्यजनक रूप से इस अवधि के दौरान यूएसए बहुत एक्टिव नहीं था। 1924 में अमेरिका में राज्य सेक्रेटरी ने क्षेत्रीय दावों के संबंध में अपनी आधिकारिक स्थिति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश अंटार्कटिका में नई भूमि की खोज करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि नए क्षेत्र उस देश के होंगे। भूमि देश की तभी होगी जब क्षेत्र में वास्तविक बस्तियां हों, जब उस देश के नागरिक वहां स्थायी रूप से निवास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों ने अंटार्कटिका की जमीन पर अपने दावों को लेकर आपस में लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई से हमारा मतलब लिटरल वॉर नहीं है, हमारा मतलब ये है कि वे अपने दावों को और अधिक मजबूती से क्लेम कर रहे थे। इन देशों ने अंटार्कटिका में परमानेंट रिसर्च स्टेशन स्टेब्लिश किए, यह दिखाने के लिए कि उनके पास क्षेत्र में एक परमानेंट स्टेशन है, और क्योंकि रिसर्चर्स वहां स्थायी रूप से रह रहे थे इसलिए उन्होंने जमीन पर अपना दावा किया। अगर आप अंटार्कटिका के मानचित्र को देखें तो अंटार्कटिका के पास कई द्वीप है। हर्ड और मैकवेरी द्वीप, जिस पर ऑस्ट्रेलिया ने 1947-48 में स्टेशन स्टेब्लिश किए। 1953 में फ्रांस ने केग्रोएलन और क्रोजेट द्वीप समूह पर ठिकाने स्टेब्लिश किए। अगले साल 1954 में ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका की मेनलैंड पर पहुंच गया और मॉसन स्टेशन की स्थापना की। यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर था। एक साल बाद जनरल बेलग्रानो स्टेशन की स्थापना की। यह अंटार्कटिका में फिल्नर रोने आइस शेल्फ पर था। अंटार्कटिका में इतनी ज्यादा बर्फ है कि ये जानना मुश्किल हो जाता है कि क्या उस बर्फ के नीचे जमीन है। इसके बाद रिसर्च सेंटर्स स्थापित करना देशों की एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बन गई थी। एक बिंदु पर ब्रिटिश, चिली और अर्जेंटीना के ठिकाने एक दूसरे के इतना करीब थे कि ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि ये सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए स्थापित नहीं किए गए थे। ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि इन स्टेशनों को गुप्तचर एक्टिविटीज के लिए स्थापित किया जा रहा था। 1950 में सोवियत संघ की सरकार ने बाकी दुनिया को एक मेमोरेंडम जारी किया, ये कहते हुए कि अगर कोई देश सोवियत संघ की अनुमति के बिना अंटार्कटिका के क्षेत्र पर दावा करता है या फिर उसने सोवियत संघ की भागीदारी के साथ अंटार्कटिका के संबंध में निर्णय लिया तो सोवियत संघ ऐसे किसी भी दावे को मान्यता नहीं देगा। इस समय तक अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध छिड़ गया था और लोगों को डर था कि दोनों देश अंटार्कटिका में भी अपनी भू राजनीति शुरू कर देंगे। ये देश पहले से ही दुनिया के कई क्षेत्रों में एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि वे अंटार्कटिका पर भी लड़े। लेकिन शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। 1958 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने बाकी सरकारों को नोटिस जारी किया, ये सुनिश्चित करने के लिए एक संधि की मांग की कि अंटार्कटिका हमेशा एक फ्री और शांतिपूर्ण स्थान रहेगा। 15 अक्टूबर 1959 को वॉशिंगटन में इस पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। 1 दिसंबर 1959 को अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के 3 मेन पॉइंट्स थे। पहला, अंटार्कटिका का इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। दूसरा, हर कोई वैज्ञानिक जांच करने के लिए आजाद होगा। और तीसरा, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के परिणामों का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान किया जाएगा और सभी के लिए अवेलेबल होगा। इनिशियली इन संधि पर 12 सरकारों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सभी देश शामिल थे जो अंटार्कटिका पर क्षेत्र का दावा कर रहे थे। लेकिन इस संधि की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन देशों के दावों को खत्म नहीं किया गया। इस संधि ने सिर्फ उन दावों को टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया, तो कानूनी रूप से अब भी ये देश उन क्षेत्रों पर दावा करना जारी रख सकते हैं और वे वास्तव में ऐसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़े हिस्से का दावा करता है। ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के 42% हिस्से पर दावा करता है,
लेकिन ये भी गौर करना जरूरी है कि अमेरिकन देशों के दावों को खारिज करता है। इतना ही नहीं, अंटार्कटिका के इलाके पर दावा करने वाले ये 7 देश एक दूसरे के दावों को नहीं मानते। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे एक दूसरे के दावों को मान्यता देते हैं, लेकिन यूके, चिली और अर्जेंटीना एक दूसरे के दावों को मान्यता नहीं देते क्योंकि उनके क्षेत्र ओवरलैप होते हैं। आज जो देश अंटार्कटिका में भूमि का दावा करते हैं, उनका केवल एक सिंबॉलिक क्लेम है। इस संधि ने दावों को टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि संधि की समाप्ति पर ये क्षेत्रीय दावे महत्वपूर्ण हो जाएंगे। यही कारण है कि ये 7 देश अंटार्कटिका पर अपना दावा करते रहे हैं। यह संधि 2048 में समाप्त होने वाली है। उसके बाद इस संधि का निवीकरण होगा, लेकिन शुक्र है कि संधि की मदद से वर्तमान में अंटार्कटिका में बहुत कम या कोई जियोपॉलिटिक्स नहीं हुई है और ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं। इससे वैज्ञानिकों को काफी फायदा हुआ है। ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एसोसिएशन ने अंटार्कटिक पर रिसर्च करने के लिए एक स्पेशल कमेटी की स्थापना की, जिसके तहत अलग अलग देशों के वैज्ञानिक एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यही वजह है कि हर साल करीब 4500 वैज्ञानिक काम करने अंटार्कटिका जाते हैं और विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के बीच एक मजबूत सहयोग देखा गया है। दोस्तों, इस कहानी में भारत की भूमिका के बारे में जानना दिलचस्प है। दरअसल शुरुआत में भारत इस अंटार्कटिक संधि के पूरी तरह खिलाफ था, क्योंकि भारत का मानना था कि इस अंटार्कटिक संधि का इस्तेमाल ये 10-12 देश अंटार्कटिका पर कब्जा करने के लिए करेंगे। भले ही देश इस बात पर सहमत हो कि भूमि का इस्तेमाल शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए ही किया जाएगा, लेकिन ये संभव था कि ये देश माइन करने का विकल्प चुन सकते हैं। अगर वहाँ तेल मिलता है तो ये देश तेल के लिए माइन करेंगे और इससे मुनाफा कमाएंगे। भारत में संयुक्त राष्ट्र ने अपील की थी कि संयुक्त राष्ट्र पूरे महाद्वीप का नियंत्रण अपने हाथों में ले ले, लेकिन यूएन ने ऐसा नहीं किया। लगभग 300 साल बाद दिसंबर 1981 में भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपना पहला अभियान शुरू किया। भारत ने ऐसा काफी गुपचुप तरीके से किया ताकि दूसरे देशों को इसकी भनक तक न लगे। इसका नेतृत्व प्रसिद्ध मरीन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम ने किया था। भारत ने इस अभियान को अंजाम देने के लिए नॉर्वे से पोलर सर्कल नामक आइस ब्रेकर जहाज उधार लिया था। यह अभियान सफल रहा और न्यू साइंटिस्ट मैगजीन ने मजाक में इंडियंस क्वाइटली इन्वेड अंटार्कटिका हेडलाइन के साथ पब्लिश किया। यह वास्तविक आक्रमण नहीं था, यह एक रिसर्च ऑपरेशन था, लेकिन ऐसा करना गैर कानूनी था क्योंकि भारत अंटार्कटिक संधि का हिस्सा नहीं था। इसलिए तकनीकी रूप से भारत को वहां जाने और रिसर्च करने की अनुमति नहीं थी। उस समय भारत भी कूटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान अधिकांश देशों ने पक्ष लिया था, लेकिन भारत कूटनिरपेक्ष था। हमने दोनों में से किसी भी देश का समर्थन नहीं किया। 1983 में कूटनिरपेक्ष देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ पर इतना दबाव डाला कि अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को मानना पड़ा और अगली बैठक में अंटार्कटिका के विषय को उठाने पर सहमत हो गया। बैठक से लगभग 1 महीने पहले भारत ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए और कंसल्टेटिव पार्टी के दर्जे के लिए आवेदन किया। बाकी देशों के लिए ये काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि उस समय तक भारत अंटार्कटिक संधि के खिलाफ था और फिर उसने अचानक अपना रुख बदल लिया और अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। आज अंटार्कटिका में भारत के 2 एक्टिव स्टेशन हैं, जिनमें भूविज्ञान पर निरंतर अध्ययन और रिसर्च हो रहे हैं। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे अभियान में वैज्ञानिक सुदीप्त सेनगुप्ता शामिल थे। उन्होंने अपने रिसर्च में अध्ययन किया कि अंटार्कटिका के तट पर मौजूद शिरमाकर हिल्स वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी एक गलती रेखा का एक हिस्सा थी। यह उस बिंदु से भारत से अलग हो गया था, जिसके बाद भारत उत्तर की ओर बढ़ा और तिब्बत से टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ और भारत एशिया महाद्वीप का अंग बन गया। बाद में 1991 में अंटार्कटिका में एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे मैड्रिड प्रोटोकॉल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हस्ताक्षर किया गया था। इस संधि में आखिर में अंटार्कटिका में ड्रिलिंग और खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अंटार्कटिका में कोई भी देश ड्रिलिंग और माइनिंग नहीं कर सकता है ताकि अंटार्कटिका सुरक्षित रहे। ऐसा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तेल की बात आती है तो कई देश मेला ढोने वाले होते हैं। तेल की खोज की आड़ में बड़ी संख्या में स्थानों को नष्ट किया गया है। 1992 की एक स्टडी में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे एक्सपर्ट्स ने पाया अंटार्कटिका के नीचे 19 अरब बैरल तेल बरामद किया जा सकता है। रूस में मिनरल एक्सप्लोरर्स का दावा है कि अंटार्कटिका के नीचे 500 बिलियन बैरल तेल और गैस है, लेकिन अंटार्कटिका में अब तक तेल खनन होने के 2 कारण हैं। मैड्रिड प्रोटोकॉल पहला कारण है, जो संधि हमें ऐसे उदाहरणों में सुरक्षित रखती है, और दूसरा कारण ये है कि ऐसा करना काफी महंगा होगा, कम से कम अभी के लिए, लेकिन आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि यह बर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण
पिघल रही है, इसलिए अंटार्कटिका तक पहुंचना आसान होता जा रहा है। नई तकनीकों को समय के साथ विकसित किया जाएगा और शायद तब यह एक महंगा मामला नहीं होगा और वहां से तेल और गैस निकालना आर्थिक रूप से विएबल हो जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया, यह संधि 2048 में खत्म हो जाएगी। अगर ये देश इस संधि को रिन्यू नहीं करते हैं तो उसके बाद ये संभव हो सकता है। कई देशों ने अंटार्कटिका के पास महासागरों में मछली पकड़ना और उसका दोहन करना शुरू कर दिया है। चीन ने हाल ही में वहां मछली पकड़ने और टूरिज्म का विस्तार किया है। दरअसल साल 2000 के बाद चीन ही इकलौता ऐसा देश है जिसने अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन बनाए हैं। किसी दूसरे देश ने नए स्टेशन बिल्ड नहीं किए हैं। इसके अलावा 2018 के आंकड़ों के मुताबिक कई प्राइवेट बोट्स थी जो अमीर निजी व्यक्तियों को ले जा रही थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।